हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। एक बार फिर से जीके जीएस का सीरीज का सेट नंबर 3 है ये। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 2 सेट्स को आपने देख लिया होगा। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं जो कि जनरली आपको कहीं मिलता नहीं है। एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। और ये जो PDF होता है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कृतार्जुनियम के लेखक कौन है। तो कृतार्जुनियम के लेखक होते हैं भारवी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, भारवी याद रखना है। थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलेट, पेलेट ठीक है, पेलेट है। थॉमस रो तो आपको सभी को पता है कि जहांगीर के दरबार में आए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाए कि फ्रांसिस्को पेलेट जो है वो किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किए थे, तो जहांगीर के समय में, ठीक है, फ्रांसिस्को पेलेट। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बहिष्कृत भारत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ये अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ये 1927 में लिखा था इन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जो महाड़ सत्याग्रह वो भी अंबेडकर जी से ही संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्य भूति ने किया था, इसको याद रखिएगा। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो रणजीत सिंह का संबंध था सुकर चकिया, ठीक है, सुकर चकिया मिसल से था। ये चीज़ याद रखिएगा, रणजीत सिंह का संबंध। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, लाला लाजपत राय इन्होंने कहा था कांग्रेस सम्मेलन को। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम जो था मंधाता, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता था, ओंकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी के तट पर पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा, ओंकारेश्वर, जो कि इसको प्राचीन नाम में मंधाता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन है कि तुर्रा जो कलंगी है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड इन क्षेत्रों में फेमस है, इसको याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, तो दसपुर अभिलेख शायद आप पहली बार नाम सुन रहे हैं। दसपुर अभिलेख को ही हम लोग मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दसपुर अभिलेख जिसको विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, जिसको मंदसौर अभिलेख के नाम से जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाखदत्त। ये बहुत बार पूछा गया, विशाखदत्त जो कि एक मुद्रा राक्षस जो वो संस्कृत नाटक था, इसको ध्यान रखिएगा, संस्कृत नाटक था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मुहरें हुई हैं उनमें किस वृक्ष की आकृति देखने को मिलता है, तो पीपल और बबूल। और जो सर्वाधिक मुहरें बनाई गई थी वो सेलखड़ी की बनाई गई थी, सेलखड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, तो विद्याधर ये नाम याद रखिएगा, विद्याधर ने महमूद गजनवी का सामना किया हुआ था। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभ्रद यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो ये परखम से प्राप्त हुआ। परखम यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे पूछा जाएगा कि परखम किस स्टेट में पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखेंगे। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था। प्रथम जैन परिषद जो कि हम कह सकते हैं 300 ईस्वी में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र। और दूसरा कहाँ हुआ था, ये आप नीचे कमेंट करके बताइए कि दूसरा जैन परिषद का आयोजन या फिर जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मौर्यकाल में प्रणयम क्या होता था। मौर्यकाल में प्रणयम क्या होता था, तो प्रणयम जो होता था वो आपातकालीन कर। मौर्यकाल में प्रणयम जो होता था वो आपातकालीन कर होता था। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है, तो यह है यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया, तो यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो, जो कि 1872 में सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो घटना थी, भारत में पहली जनगणना स्टार्ट की गई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। जबकि नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुआ, याद रखना।
अगला प्रश्न कि गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, राइट, ये चीज़ याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट ये पुस्तक किसकी है, किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है राजाराम मोहन राय के द्वारा। राजाराम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया, इसको याद रखिएगा। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, इस पुस्तक को राजाराम मोहन राय ने लिखा है फारसी भाषा में। और राजाराम मोहन राय को जो राजा आप देख रहे हैं, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। संवाद कैमुदी किसकी रचना है? तो संवाद कैमुदी भी राजाराम मोहन राय की ही रचना है, राजाराम मोहन राय की रचना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किस स्थान को, ध्यान रखिएगा, किस स्थान को गांधी जी ने स्वयं भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में वर्णित किया? किस स्थान को गांधी जी ने स्वयं भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में वर्णित किया? तो अनासक्ति आश्रम जो कि कौसानी में स्थित है, कौसानी उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और किससे संबंधित है? तो गांधी जी से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसे गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में वर्णित किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। अनासक्ति आश्रम, कौसानी, उत्तराखंड में। बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश महाविभास किस बौद्ध संगीति की कृति है? महाविभास जो है वो किस बौद्ध संगीति की कृति है? तो चौथी संगीति। और महाविभास जो है वो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया था। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और ये जो सभी पॉइंट्स है आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा जो कि घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी यहाँ पे करेक्ट होगा, मुबारक खिलजी। अचूकता का फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया? तो अकबर। कब? 1579 में अचूकता का फरमान। इसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी या फिर संस्थापक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स, जो कि 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार किस वर्ष भारतीयों को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया? तो 1829 में। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी, लेकिन भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में 1829 में जाकर के भर्ती की गई। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसकी थी? बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसकी थी? अरविंद घोष की। बंगाल विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 से लेकर के 1908 तक, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो पुस्तक किसने लिखा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया विंस फ्रीडम। और एक होता है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का होता है, तो वो भी याद रखिएगा। लोकसभा के जनक किसको माना जाता है? जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवांकर, जिनको हम लोग जीवी मालवांकर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने। वेगनर बहुत बार पूछा गया, याद रखना है वेगनर। सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा कौन सी थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा कौन सी थी? थेरवाद किस धर्म से संबंधित? तो थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की एक शाखा, राइट। अगला है कि किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789। और 1789 क्यों फेमस है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो प्रारंभ हुआ था 1789 में ही प्रारंभ हुआ था, राइट। अगला है कि गांधी और उनके विचार से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ानाग जो आदिवासी थे, जोड़ानाग आदिवासी नेता, ये गांधी जी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जोड़ानाग। कथक नृत्य का प्राचीन नाम क्या? कथक जिसे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानते हैं, कथक नृत्य का प्राचीन नाम कुस्सी लौ, ठीक है, कुस्सी लौ। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कल्हण की दास तरंगनी की तरह
एक इतिहास की पुस्तक गौंडवहो किसने लिखी है? तो गौंडवहो लिखी है वाकपति के द्वारा लिखा गया, तो इसको याद रखना है। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? ताम्लुक, याद रखना है, ताम्लुक। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने 1550 में किया था, 1550 में। कल्पसूत्र के रचनाकार किसको माना जाता है? कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु को जानते हैं, भद्रबाहु। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। चालकोलिथिक युग के नाम से किसको जानते हैं? चालकोलिथिक युग, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से प्राप्त हुआ। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो वैश्य जो होते थे उनको, वैश्य जो होती थी उनको कहा जाता था सार्थवाह। अतरंजी खेड़ा कहाँ जो स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बाद है कि जो गरजती चालीसा होती है, आपने इसको ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, गरजती चालीसा वो क्या होते हैं? तो 40 डिग्री दक्षिणी से 50 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको कहा जाता है, इनके बीच के जो स्थान है उसको गरजती चालीसा कहते हैं। गरजती चालीसा, 50, 60 इस तरह से कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो पता ही क्या करना है, लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।